तो चलिए आज बात करते हैं मध्ययुगीन भारत की एक ऐसी महाशक्ति की, राष्ट्रकूट वंश की। समझते हैं इनकी कहानी को। राष्ट्रकूटों ने दक्कन को एक अखिल भारतीय शक्ति में बदल दिया। अब ये जो एक लाइन है ना, यही उनकी पूरी कहानी की चाबी है। मतलब वो सिर्फ एक इलाके तक सिमटे हुए राजा नहीं थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दक्षिण से उठा एक साम्राज्य आखिर पूरे भारत के इतने बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कैसे बना पाया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनके इस जबरदस्त सफर की कहानी में उतरते हैं। बात है 8वीं सदी की। उस वक्त दक्कन में चालुक्य साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी। और कहते हैं ना, जब एक ताकत कमजोर होती है तो दूसरी उभरती है। बस उसी पुराने साम्राज्य की राख से एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इनका राज चला 753 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक, यानी 200 साल से भी ज्यादा। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। वंश की स्थापना हुई, उत्तर भारत की तरफ इनका जबरदस्त विस्तार हुआ, एक सुनहरा दौर आया और फिर जैसा कि होता है वंश का पतन भी हुआ। तो राष्ट्रकूटों को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। वो थे तो दक्कन के, मतलब दक्षिण आधारित साम्राज्य, लेकिन उनकी नजर हमेशा उत्तर भारत पर रही। बात सिर्फ अपने घर पर राज करने की नहीं थी, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका सपना पूरे उपमहाद्वीप पर अपना असर डालने का था। अब देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई। शुरुआती राजाओं ने अपनी ताकत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं दिखाई, बल्कि कुछ ऐसा बनाकर दिखाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। तो कहानी शुरू होती है इसके संस्थापक दंतिदुर्ग से। 753 ईस्वी में उन्होंने चालुक्य वंश को हराकर दक्कन में एक आजाद राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली। दंतिदुर्ग के बाद आए कृष्ण प्रथम। उन्होंने इस नए साम्राज्य को और मजबूत किया और एक ऐसा काम करवाया जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। जी हाँ, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, इसे ईंट पत्थर जोड़कर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही मैसिव चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। वाकई दुनिया की एक नायाब कलाकृति। कला और संस्कृति तो ठीक है, लेकिन अब जरा उनकी फौजी ताकत पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसी ताकत ने एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक संघर्ष को जन्म दिया। उस दौर में भारत में 3 बड़ी ताकतें थीं। पूर्व में पाल, उत्तर पश्चिम में प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट। और इन तीनों का एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य, कन्नौज पर कब्जा करना। इसी को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इस लड़ाई में राष्ट्रकूटों ने कमाल कर दिखाया। ध्रुव जैसे राजा ने गंगा यमुना के इलाके में घुसकर अभियान चलाए। गोविंद तृतीय ने तो पाल और प्रतिहार दोनों को हराया। और फिर आए इंद्र तृतीय, जिन्होंने कन्नौज पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। ये राष्ट्रकूट पावर का पीक था, उसका शिखर था। लेकिन इतनी लड़ाइयों और दशकों के संघर्ष के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। साम्राज्य का फोकस अचानक बदल जाता है और ये बदलाव लाते हैं उनके सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजाओं में से एक। तो अब तक हम देख रहे थे सैन्य विस्तार, मतलब जीत और उत्तर भारत में अभियान। गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय जैसे राजा इसी पर फोकस कर रहे थे। लेकिन अब दौर आया सांस्कृतिक मजबूती का, शांति, धर्म और साहित्य का। और इस दौर के हीरो थे अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम को दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। एक बहुत ही शांतिप्रिय और विद्वान शासक, जिन्होंने 64 साल तक राज किया। वो जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे और साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। यहाँ तक कि कन्नड़ भाषा की सबसे पुरानी काव्य शास्त्र की किताब कविराज मार्ग लिखने में भी उनका हाथ था। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, एक दिन उसका अंत भी आता है। राष्ट्रकूट वंश भी इससे अछूता नहीं रहा। तो इनका पतन क्यों हुआ? देखिए, कोई एक वजह नहीं थी। अंदर ही अंदर सामंती विद्रोह हो रहे थे। दक्कन में चालुक्य फिर से सिर उठा रहे थे। दक्षिण से चोलों का दबाव बढ़ रहा था और लगातार लड़ाइयों की वजह से खजाना भी खाली हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब शासन भी कमजोर पड़ गया था। और आखिरकार साल 973 ईस्वी में जब चालुक्यों ने आखिरी राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हरा दिया, तो इस महान वंश का अंत हो गया। 2 सदियों से भी लंबा राज खत्म हुआ। तो अगर राष्ट्रकूटों को एक लाइन में समझना हो तो ये कहा जा सकता है, वो फौजी तौर पर बहुत आक्रामक थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत समावेशी थे।
मतलब लड़ाई की जबरदस्त भूख भी थी और कला को बढ़ावा देने का जज्बा भी था। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? तो वो योद्धा भी थे और कवि भी। अब ये सवाल हमारे लिए है कि उनकी असली विरासत क्या है? वो लड़ाइयाँ जो उन्होंने जीती या वो बेमिसाल कला जो वो अपने पीछे छोड़ गए?